अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये हम स्टार्ट किए हुए हैं तीसरा चैप्टर 9th फिजिक्स का। तो आज नेक्स्ट आर्टिकल है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंज। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो आलिमुल गैब है। तो ये डायग्राम कंसिडर करें, ये बनाई हुई है। इसमें एक हमारे पास मैथ है, तो हमने वो हैंग किया हुआ है इस सपोर्ट के साथ एक रस्सी की मदद से या एक डोरी की मदद से, जो इस वेट को टेंशन फराहम कर रही है। वेट जिसका मैस है वो फर्ज करें m है, तो वेट जो है इसका w होगा। w इज इक्वल टू mg होता है। ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ इसकी अट्रैक्शन होती है, तो ये नीचे की तरफ ऐसे इसकी डायरेक्शन बनाई गई है और इसका रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ। जैसे पीछे पढ़ा था ना, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं बट इक्वल होते हैं अमाउंट में। तो ये ऐसे ही है कि ये टेंशन और ये वेट ये इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी। वेट की अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो टेंशन जो होगी इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये आप देखेंगे ये कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। ये मैस जो है ये ना तो नीचे की तरफ जा रहा है या ना ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है जीरो है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या है, टेंशन जो है वो वेट के इक्वल हो जाती है। तो हम लिखेंगे कि W इज इक्वल टू टी। तो नेक्स्ट आर्टिकल है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज। ये तो था ना कि बॉडी जो है वो स्टेशनरी है और लटकी हुई है किसी डोरी के साथ, रस्सी के साथ, स्ट्रिंज के साथ। तो आगे है कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज की वर्टिकल मोशन है अटैच टू एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंज, जो रस्सी के दो एंड्स के साथ बॉडीज अटैच हैं। आगे डायग्राम में वाजे हो जाएगा। दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, जो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रही है, यानी पुली जो है उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन उसमें असर नहीं करती, यानी वो फ्रीली मूव है। तो आगे डायग्राम ये नोट करें, ये बनाई गई है, ये सपोर्ट है और ये पुली है। पुली के ऊपर से रस्सी को ऐसे गुजारा गया है और दो मैसेज यहाँ पर लटकाए गए हैं। एक है ए मैस जो हैवियर है, भारी है, और दूसरा है बी मैस जो लाइटर है, इससे हल्का है मैस में। तो जिस तरह पहले हम पढ़ चुके हैं वैसे ही है कि ये अगर मैस हैवियर है, भारी है, तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और ये इसको ऊपर ले जाएगा। और एक बात ये देखें, ये इसका वेट जो है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन में है। ये बी बॉडी है, इसका वेट जो है इसका भी डाउनवर्ड पोजीशन में है। वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड नहीं होता। तो इसका वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड, इसका भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड। हुआ क्या, ये भारी था तो ये नीचे की तरफ मूव कर गया, इसने इसको खींच लिया, तो ये पुल्ली के ऊपर से रस्सी गुजरी हुई है, ये इसको खींचेगा तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो टेंशन जो होगी रस्सी में देखें ऊपर की तरफ है, इधर भी टेंशन ऊपर, यहां पर भी टेंशन ऊपर है, क्योंकि ये वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन टेंशन है तो टेंशन ऊपर की तरफ। ये भी नीचे की तरफ है तो इसका टेंशन ऊपर की तरफ। तो दूसरी बात ये याद रखनी है आपने कि रस्सी सारी जो है उसमें टेंशन टी ही है, उसमें टेंशन जो है वो कहीं ज्यादा और कहीं कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमने फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से इसको गुजारा हुआ है और दोनों वेट जो हैं वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो टेंशन इसमें होगी टी, और जब ये मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो जाएगा इस बॉडी में भी और इस बॉडी में भी। तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, क्यों कि इनकी मोशन भी तो सेम है ना। जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा नीचे की तरफ, उसी के साथ ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी एक्सेलरेशन भी सारी स्ट्रिंज के अंदर, यानी बॉडीज के अंदर, दोनों बॉडीज के अंदर एक्सेलरेशन ए हुआ और टेंशन पूरी स्ट्रिंज के अंदर क्या हुई, टी हुई। तो आगे चलते हैं जी। सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, ए बॉडी जो है ये बॉडी है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि वेट जो है m1g जो है ये ग्रेटर देन टी है, इस टेंशन से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये नीचे की तरफ मूव कर गई ना, टेंशन को नीचे ले आई।
तो नेट फोर्स ऑन ए बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगी, m1g बड़ा था, उसमें से t को ये निकाल दें तो ये नेट फोर्स आ जाएगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये जो नेट फोर्स है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इस बॉडी के अंदर, क्योंकि इस पर ही तो नेट फोर्स लगी है, जिस पर नेट फोर्स लगी है उसी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो देखें जी m1g माइनस टी ये नेट फोर्स थी, तो ये इक्वल टू हो गया m1a के, m1a के बराबर हो गया, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये आपने ना इधर समझने के लिए ये लिख लें, आपने इम्तिहान में ये नहीं लिखना F इज इक्वल टू एम ए, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो फोर्स जो होती है एम ए के इक्वल होती है, ये एम ए ही है यानी m1 बॉडी है और ये ए है, और ये F क्या है, नेट फोर्स है। यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, m1g माइनस टी है। तो जी आगे हम निकालेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी पर क्या फोर्स एक्ट कर रही है। तो T माइनस m2g, इसमें टेंशन ज्यादा है क्योंकि टेंशन वो बॉडी को ऊपर खींच कर ले गई है, यानी m2g उसका वेट था वो नीचे एक्ट कर रहा था और टेंशन ऊपर की तरफ, तो टेंशन बड़ी थी, टेंशन ऊपर की तरफ ले गई, तो नेट फोर्स क्या हो गई, T माइनस m2g। इन दोनों को माइनस कर दें, T में से निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस पर भी लगा दें, इस बॉडी पर भी, तो हमारे पास आ जाएगा T माइनस m2g यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू m2a। इस बॉडी में उसने ये प्रोड्यूस किया है एक्सेलरेशन, तो उसको हम लिखेंगे m2a। अब इनको करें एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, यानी 3.6 को और 3.7 को, इसको ऊपर नीचे रख लें, आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये पहली क्वेश्चन है, और दूसरी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, यानी t माइनस m2g था तो हमने t इधर लिख लिया, यानी t के नीचे t लिख लिया, और माइनस m2g को ऊपर पहले ले आए, जैसे इसके नीचे आ जाए, इज इक्वल टू m2a है। तो इसको माइनस टी को प्लस टी से काट दें, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a, और ये प्लस हो जाएगा इसके अंदर क्योंकि हम ऐड ही तो कर रहे हैं। तो आगे जी ये क्वेश्चन बन गई हमारे पास। इसको हम ये करते हैं कि m1a प्लस m2a इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे आसानी के लिए, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले जाएं m1g माइनस m2g। इस तरह पूरी पूरी जो ये वैल्यूज हैं ये सारी उधर चली गई और ये उधर चली गई, तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये याद रखना है आपने। तो अगर साइन चेंज भी कर ले, इसका साइन उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, इसका उधर ले जाए इसका माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, बात फिर वही है। तो फिर ये क्वेश्चन बन गई, यहाँ से आप ए को कॉमन निकालें तो आ जाएगा m1 प्लस m2a अंदर, और आगे क्या बनेगा m1 माइनस m2, और g को कॉमन निकाल लें इधर, तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, ये फैक्टर सारे का सारा है, ये ब्रैकेट डाली हुई है, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। तो आगे चलते हैं जी, पेपर जी। तो आगे हमने अगला स्टेप करना है, इन क्वेश्चन को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन 3/7 बाई इक्वेशन 3/3.6, दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे पर डिवाइड करना है, जिसको मर्जी ऊपर रख लें, जिसको मर्जी नीचे रख लें, डिवीजन करनी है, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। तो मैंने ऐसे किया है जैसे बुक पे किया है, तो आप भी ऐसे कर लें। T माइनस m2g, लेफ्ट साइड को मैंने ऊपर रखा, दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड ये है m1g माइनस टी, नीचे आ गई, इक्वल टू राइट साइड की जो इक्वेशन का ये फैक्टर है m2a है और दूसरी इक्वेशन का m1a है। पहले तो a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। आगे फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ ज़रब खाएगा, ये इसके साथ ज़रब खाएगा, इसको ऐसे ऊपर ले जाएं तो आएगा m1 इंटू टी माइनस m2g, ये, और ये फैक्टर दूसरी तरफ चला जाएगा, तो m2 है इधर, ये तो कैंसिल हो गया था, m2 इंटू ये फैक्टर आप लिख लें m1 m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m1g माइनस टी के साथ, तो क्या बनेगा जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आप खोल लें इसको ब्रैकेट को, m1t बन जाएगा, जब m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 m2 इंटू जी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा
अब आपने क्या करना है जी, m1t है, इधर m2t है, यानी t वाली जो टर्म्स हैं दोनों साइड से उनको इकट्ठा कर लें, -m2t को इसके साथ ले जाएं, तो ये दोनों एक साथ आ गए, m1t प्लस m2t, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू इसको उधर ले जाएं तो ये भी उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे। तो फिर t को यहाँ से कॉमन निकाल लें, क्योंकि t की तो वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं इधर, तो t को फाइंड आपने कॉमन निकालना है, इसीलिए ये सारा कुछ किया है कि m2t जो है उसको t के इस t वाली टर्म के साथ लेकर आए हैं, क्योंकि t को कॉमन निकालना चाहते थे। तो t को यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे और फिर ये फैक्टर t मल्टीप्लाई बाई m1 प्लस m2, ये नीचे इसके साथ छोटी सी मल्टीप्लाई लगाई है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, आपको समझाने के लिए लगाया है। वैसे आपने ऐसे ही लिखना है t इंटू m1 प्लस m2, ये सारे का सारा फैक्टर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू बन जाएगा 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.9 आ गई है, ये हम टेंशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। आगे 3.8 क्वेश्चन जो हमने पीछे फाइंड की थी पिछले सफ़े पर, उसको देख लें, वो थी a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ये थी क्वेश्चन। तो यहाँ से हम g की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, a की वैल्यू तो वहाँ पर निकाल ली, तो g की वैल्यू कैसे फाइंड होगी ये समझाने के लिए लिखा है a ओवर 1, यानी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले फैक्टर के साथ, और ये नीचे वाला फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू ये ऐसे ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चढ़ गया तो m1 प्लस m2 इंटू ए, और ये नीचे आ जाएगा ऐसे नीचे, तो जी की वैल्यू ये आ गई। ये थी डेरिवेशन। तो बच्चों आज का लेक्चर ख़त्म होता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।